जय हिंद जय बिहार। इसके पहले वाले में हम संधि का परिभाषा दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ संधि के प्रकार यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब वर्ड में तो आप जानते हैं स्वर और व्यंजन होता है, इसी सब का खिचड़ी और मिलावट को संधि कह देंगे। और आइए देखिए, लिखा है स्वर संधि। स्वर स्वर स्वर, सरस्वती ने मुझे स्वर दिए कि गुरु दिए मुझे ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिए सृष्टि रचे भगवान। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं स्वर, स्वर वर्ण और व्यंजन। तो स्वर कैसे होता है, स्वर कहाँ से आता है? ई स्वर। हाँ, एक बात बहुत बड़ा याद आया, हम लोग कहते हैं अल्लाह है, वो मुस्लिम है, ईश्वर है, वो भगवान है। अरे भाई, ये आया कहाँ से? कंठ से। ईश्वर कवर्ग कंठ, कवर्ग कंठ, ये सभी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ई कहाँ से बोल रहे हैं? ई कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। फिर अ कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। तो अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है, आप दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है, कवर्ग कंठ। भेद ना करें, वो दोनों एक है, एक ही माँ बाप के संतान हैं सब। न कोई हिंदू न कोई मुसलमान है, सब केवल इंसान है। इसलिए समझिए, भेद ना कीजिए। जो अंग्रेज हमारे मुल्क के नए अंग्रेज जो जातियों में बांट रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात पर कि हम लोग ना बटे। यही फूट डाल करके अंग्रेज़ों ने शासन किया था। कैसे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और आज के जो नए अंग्रेज हैं, सफ़ेद पोश अंग्रेज जो है, वो तो गोरे रंग के काले वस्त्र में थे, लेकिन आज मिले हुए रंग में उजले वस्त्र में हैं। पहचानिए उसे, ना करिए भेद, भेद नहीं करिए। हम सब एक हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती, शिक्षक की कोई जाति नहीं होती मेरे दोस्त, डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती। और जाति के भेद करने वाले ही नए अंग्रेज हैं। इसे पहचानिए और बचा लीजिए हमारे मुल्क को, और हम सब बचें और देश की रक्षा करें। देश की रक्षा तत्परता से करें, सावधानी से करें, और सावधान रहें हमेशा आप लोग। और ऐसे लोगों से अवश्य बचें जो मेरे देश को, मेरे मुल्क को फिर से बर्बाद करने चले हैं। हम फिर से मिलकर के एक सोने की चिड़िया का निर्माण करेंगे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे महान से महान गणितज्ञ जो यूनान में हुए हैं, वो हमारे मुल्क से कहीं न कहीं, क्या बोलूं, कहीं न कहीं अपहरण कर लिए हैं हमारे सिद्धांत को। आप तो जानते हैं गणित के थेल्स, पाइथागोरस, ये सब जो गणितज्ञ हुए यूनान वाले, ये हमारे भारत के गणितज्ञ बौधायन का नाम लोग सुने हैं? इनके जन्म से करीब करीब 800-900 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, हमारे भारतीय विद्वान गणितज्ञ बौधायन का, जिन्होंने गणित में विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर का निर्माण कर चुका था, उस सिद्धांत को प्रतिपादित कर चुके थे। और ये हमारे पाइथागोरस 700-800 ईसा बाद में इन्होंने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर निकाला। बताइए, हमारे मुल्क का ये सिद्धांत अपहरण किए या नहीं किए? तो आज आइए फिर से हम अपने देश को महान बनाने की तरफ आगे बढ़ें। आइए, संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, एकदम साफ साफ कह रहा है, स्वर स्वर, स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, स्वर। व्यंजन कितना है? क ख ग घ अंग, ये सब क्या होता है? व्यंजन। स्वर कंठ से, कहां से आएगा? वो भी तो कवर्ग कंठ ही होता है, लेकिन आई जो मेरा शब्द है वो आई, ओ बोल के देखिए, स्वर से आ रहा है ओ। देखिए, गण न, गण न, ओ। देखिए इसमें क्या है? ओ आई मिलके ए हो गया। देखिए, गण, ग न ई, तो यहां क्या कर रहा है? ओ। यहां पे है मेरा ओ, यहां पर मेरा है ई, तो ओ ई मिलके ए हो गया। अ जोड़ ई और बन गया क्या? ए, एकले हो गया। तो कहता है स्वर के साथ जब स्वर मिलेगा तो अ भी स्वर है, ई भी स्वर है। वही तो हम बोल रहे हैं कि अल्लाह भी स्वर से आया है, ईश्वर भी स्वर से आया है। अल्लाह भी स्वर से आया है, ईश्वर से स्वर से आया है। तो दोनों अलग कैसे हो गया? कैसे हो गया मेरे दोस्त? कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं। खून एक है, खून का रंग एक है,
शरीर का अंग एक है, एक तरह से आया है, एक तरह से जाना है। उसे भी लकड़ी चाहिए, हमें भी लकड़ी चाहिए। उसे भी कफन चाहिए, हमें भी कफन चाहिए। हम भी माँ के आगोश में सो जाएंगे और वो भी माँ के आगोश में सो जाएगा। जैसे वो से माँ से आया है, मैं भी उसी तरह माँ से आया हूँ। फिर भेद उन जाहिलों से कहो कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मुझे मत समझाओ भेद करने के जातियों में, हम सब एक हैं। आइए ये देखिए, स्वर और स्वर मिलके कैसे एक स्वर का निर्माण कर दिया है। अ और अ मिलके, अ और ई मिलके क्या बन गया? ए। स्वर के साथ स्वर जब मिल जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ जब स्वर मिल जाए तो स्वर संधि कहते हैं। अ से लेके अह तक का शब्द है। स्वर के साथ स्वर जब मिल जाए तो क्या कहते हैं उसे? स्वर संधि। एकदम क्लियर है। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर से निकला अ, स्वर से निकला ई। ई देखिए स्वर से आ रहा है ना, स्वर कंठ से, स्वर कंठ से ना, कंठ है ना। अरे भैया किसका कंठ जांचने गया था? लता मंगेशकर जी का कंठ जांच। तो कंठ स्वर, यही ना स्वर है, यही से उनका आवाज आता था स्वर। फिर से बोल रहा हूँ, सरस्वती ने स्वर दिए। तो जो स्वर कंठ से जो उच्चारण आता है, क से कह तक और अ से अ तक, तो क्या कहा? स्वर के साथ स्वर के मेल से स्वर अ आ ई मिलके क्या बना? ए। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। वी, र, वी, वी, ई है और ई है यहाँ भी। ये हरस्वी और दीर्घी, देखिए हरस्वी और दीर्घी मिलके बन गया दीर्घी। समझ में आया? तो रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। अब चलिए व्यंजन संधि। व्यंजन जो खाना वाना बनाते हो व्यंजन है ना, बहुत प्रकार के व्यंजन होते हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन होते हैं, यानी क से लेके ज्ञ तक का। तो चलिए व्यंजन। समीप स्थित दो व्यंजन वर्ण, चाहे तो दो व्यंजन हो, क से लेके अंग तक, क से लेके ज्ञ तक, दो व्यंजन वर्ण के व्यंजन से मेल हो जाए, अथवा चाहे तो एक व्यंजन का एक स्वर से मेल हो जाए। देखिए व्यंजन की विशेषता है, दोनों व्यंजन होना चाहिए। जब दो भाग में टूटेगा तो लास्ट वाला व्यंजन, इधर वाला भी व्यंजन, दोनों मिल जाएगा। तो दो व्यंजन मिल जाए, या तो एक व्यंजन और एक स्वर, ना कि एक स्वर और एक व्यंजन। देखिए व्यंजन में व्यंजन की प्राथमिकता है। दो व्यंजन वर्ण जब आपस में मिल जाए, या तो एक व्यंजन और एक स्वर जब आपस में मिलके विकार उत्पन्न होता है, यानी एक हो जाते हैं, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल के से उत्पन्न विकार को स्वर संधि, दो व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल को, या एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, यानी दोनों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो क्या बन जाते हैं? व्यंजन संधि। तो अ, यहाँ अ है और यहाँ ल या ली, यहाँ ली बोल रहा है। तो अ है त, तत, त, ल, तो यहाँ भी त है, यहाँ ई है। देखिए त है और यहाँ ई है। त देख रहे हैं, त आधा त मतलब उच्चारण में त। तो हम दोनों भाषा में अ भी, अ यहाँ साइलेंट मोड में चल जाएगा। अ त और ई मिला दिया। देखिए एक व्यंजन है और एक स्वर है, मिला दिया ई, तब मिला दिया तो क्या बजा? तल्लीन। तत् जोर लीन बराबर तल्लीन। एक व्यंजन को एक स्वर के साथ, एक व्यंजन को एक स्वर के साथ मिला दिया। ई में तो अगर मान ले इसको, आई में ई मान ले इसको, तो दोनों मिल करके क्या बन गया? व्यंजन और स्वर मिल के बन गया। फिर यहाँ पूरा शब्द पूरा गया, तत् जोड़ लीन बराबर बन गया तत्लीन। यहाँ देखिए तल्लीन, उत् जोड़ चारण उच्चारण, बिल्कुल एकदम आसान है। दो व्यंजन आपस में मिल जाए, या एक व्यंजन और एक स्वर मिल जाए। ये नहीं कि स्वर और व्यंजन, फिर से दो व्यंजन अगर आपस में मिल जाए, या एक स्वर और एक व्यंजन मिल जाए, तो उससे बने संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग, क विसर्ग क है, अ विसर्ग अ है, हुआ कि नहीं हुआ? तो कहता है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ, विसर्ग देखिए विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन, चाहे विसर्ग के साथ स्वर मिल जाए या विसर्ग के साथ व्यंजन मिल जाए, तो उससे आपका विसर्ग संधि बन जाता है। जैसे निह विसर्ग है कि नहीं, अब व्यंजन है कि नहीं, तो निह विसर्ग और व्यंजन मिल गया, तो निह जोड़ बल बराबर क्या हुआ? निर्बल। तो जहां ऐसा देख लीजिएगा तो पहचान लीजिएगा विसर्ग संधि है। निश्चय, निह जोड़
निह जोड़ मल। देखिए निह जोड़ मल, ये मतलब विसर्ग है और क से यहाँ तक वाला में अक्षर है तो मल, इस तरह से निर्मल। निह जोड़ चय निश्चय। तो इस तरह से पहला स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन, दोनों व्यंजन हो या एक व्यंजन और एक स्वर हो जिससे मिला देंगे तो व्यंजन संधि बनेगा। विसर्ग संधि, एक विसर्ग और एक व्यंजन या एक विसर्ग और एक स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी रूप में परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि अब कुछ आगे फिर मौका मिला तो संधि कुछ बता देंगे, जैसे मनोहर का मना प्लस हरा, रविंद्र का रवि प्लस इंद्र, तत्ती तत्त जोड़ लीन, उच्चारण उत् जोड़ चारण। तो इस तरह कुछ बहुत सारे विद्यालय, विद्या प्लस आलय अलग से। अब देखिए यहाँ मेरा लिखा हुआ खत्म हुआ, मैं फुल स्टॉप मार दिया। ठीक है, देखिए अच्छी तरह से कैसे कॉपी को आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे मनोहरा मना प्लस हरा, ऐसे कुछ आगे फिर संधि हम लोग। तो कॉपी इतनी सफाई से लिखिएगा, ये चौथाई का पूर्ण ध्यान रहना चाहिए, ये कैसे मेरा चौथाई होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब घोष और अघोष वर्ण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उच्चारण करते हैं शब्द में तो कुछ वर्ण में गूंज होता है और कुछ में नहीं होता है, कुछ नाद से होते हैं, कुछ श्वास के सहारे बोले जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में केवल गूंज पैदा होती है, जब आप बोलते हैं तो गूंजता है आवाज, ठीक है, तो उसे घोष कहते हैं। जब आवाज गूंजे तो घोष कहते हैं, जैसे ग, घ, ज, झ, आवाज गूंज रहा है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज पैदा होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, और जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है, केवल श्वास, नाद का नहीं, श्वास का उपयोग लेते हैं बोलने में, तो हम उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, क, सांस बाहर आ रहा है, सांस बाहर आ रहा है, सांस बाहर आ रहा है। ख बोलने में देखिए सांस बाहर आ रहा है, ख। तो इस तरह से छ, त, थ, देखिए श्वास बाहर आ रहा है, नाद का, नाद का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है, नाद का नहीं, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब कुछ वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे कवर्ग, कट, चवर्ग, तालु, ऐसे ऐसे तो होता है, लेकिन कुछ जो शब्द हैं क से लेके ग तक और विसर्ग, क विसर्ग, क, अविसर्ग तो विसर्ग, क से लेके अंग तक, कंठ से कवर्ग कंठ, इसको नाम है कवर्ग कंठ, क वर्ग वाला कंठ, चवर्ग तालु, ये सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग जो है और अ और आ जो है वो कंठ से उच्चारण स्थान बोलेगा। अ का उच्चारण स्थान क्या है, निम्नलिखित में से अ का उच्चारण स्थान क्या है, 4 को ऑप्शन दे देगा, आपको चुनना होगा। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ है। ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य और स का उच्चारण स्थान तालु है, तालु अंदर। फिर री, ये इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। त, थ, द का उच्चारण स्थान दंत है, त, थ, द, दांत का सहारा ले रहे हैं, दांत का, त, थ, द, दांत का उच्चारण ले रहे हैं ना स्थान में, तो दंत। आज जो ओठ से बोला जाता है, प, देखिए तो प, ओठ खुल रहा है बाहर में, प, फ, ब, याद का करवाना है यार, प, फ, ब, भ, तो ओठ से, तो प, फ, ब, भ जो है वो ओठ से, ऊ, ये भी ओठ से आता है। और अंग, कंठ और नासिका दोनों से आता है। कवर्ग तो कंठ होता है, पर अंग, कंठ और नासिका, ऑप्शन देखिएगा कि क्या कहता है। ठीक है, तो इसे एकदम आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए 10th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक साल कई बार एक क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है आपको कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहां कहां होता है। तो कहता है उत्तर में, ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक हो, एगो अकर्मक एगो सकर्मक। भैया ये भी अब समझिए कि उच्चारण यहां लिखाएंगे, यहाँ तो स, क और र हियां मांग रहा है, तो जहां र मांगता है उसके बाद वाला अक्षर पर कार्य, का, र, आयो, तो यहाँ होगा। तो जहां र मांगता है उसके ठीक बगल वाला अक्षर पर दे दिया जाता है र, ध्यान रखिएगा। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग तभी होता है जब क्रिया सकर्मक हो, ठीक है, पॉजिटिविटी, तथा सामान्य भूत, आसन्न भूत और पूर्ण भूत में हो, साथ साथ हेतु मद भूत और संदिग्ध भूत में हो, तब ही, यानी समझिए कि भूत सकर्मक के बाद सब भूते काल में प्रयोग होता है, सकर्मक अकर्मक में नहीं।
अकर्मक में नहीं, जिसके सही खंड हो सकर्मक में होगा, जिसका सही खंड हो सकर्मक में होगा। तो सकर्मक वाले में और पूरा भूतकाल में ही समझिए कि सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतु, मत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, इन सब में ही कर्ता के निचिन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, काम खत्म हो गया, पूर्णभूत हो गया। ठीक है, तुमने कहानी पढ़ी, तो अभी पढ़ी है मतलब पूरा क्लियर नहीं हो पाया, एक बार खाना खा लिया फिर क्लियर हो गया। तो एकदम सीधे समझिए कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग जो है वो सकर्मक में और भूतकाल में, सामान्य भूत, आसन्न भूत, हेतु हेतु, मग भूत, संदिग्ध भूत, तो इसमें ही कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी दिए हैं ये सभी आप अच्छा से याद कर लें। मेरा एक प्रयास है कि शायद आए और आप उत्तर साफ साफ लिखें।